आज हम जैव प्रक्रम पर बात करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस पर बात करेंगे, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे। और देखिए इसमें एक्चुअली 62 सवाल होते हैं, जो जानना काफी जरूरी होता है। लेकिन आज 15 या 16 सवाल को ही करेंगे, थोड़ा फटाफट करेंगे। और आज शुरू करते हैं, आप लोगों की कमेंट्स देखते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आता है इस तरह से चीजें, तो आगे जरूर इसे हम जारी भी रखेंगे। तो चलिए पहला सवाल पे शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है उस सवाल को पहले हम देखते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया है इसमें, उसमें यह सवाल जो आता है वो सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। अब मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो देखिए यह संख्या 2 होती है, ठीक है। लेकिन अब इससे थोड़ा सा हम इसके फोटो वगैरह को भी देख लें, पिक्स वगैरह को देख लें और इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखो ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस में 3 दिल होता है, दिल ही 3 होता है। मछली में एक अलिंद एक निलय होता है। ये फिश देख रहे हैं, ये एडल्ट जेब्रा फिश है। इसका भी एक अलिंद है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है। मेढक, मेढक में 2 अलिंद एक निलय, मतलब उसके दिल में कितने चेंबर्स होते हैं? 3 चेंबर्स। मेढक के 2 अलिंद एक निलय, मतलब मेढक में कितने चेंबर्स होते हैं? 3। पंछी, बर्ड, उसमें कितने होते हैं? देखो 2 अलिंद है, 2 निलय है, मतलब 4 चेंबर होते हैं। तो पंछी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ या 4 चेंबर। उसी तरह मनुष्य, मैमल्स, मनुष्य के साथ साथ जो भी स्तनधारी जीव हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, इन सबके जो है 2 अलिंद 2 निलय, मतलब 4 चेंबर होते हैं। तो मैमल मतलब स्तनधारी जानवरों के जो दिल है उसमें 4 चेंबर होते हैं, मछली के 2 चेंबर होते हैं, पंछी के 4 चेंबर होते हैं, मेढक के 3 चेंबर होते हैं। इसे हमें याद रखना है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, कूटपाद, कूटपाद किसमें पाया जाता है? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। इसका उत्तर क्या हुआ? अमीबा में। अब जरा इसको हमें देखना होगा, ठीक है ना। तो देखने के पहले चलिए, तो पहले हम दूसरे इस पे चले जाते हैं। अच्छा, पहले जो हमने मछली दिखाया था कि फिश के, तो देखें उसका दिल में ये देखिए 2 चेंबर होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिखाना भूल गया था। ये हार्ट है, ये पूरा फिश देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम अगले फोटो पे चलते हैं। ये देखिए स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया मतलब कूटपाद। ये एमीबा है। कूटपाद क्या होता है? ये इसके पैर नहीं है, ये उंगली नुमा अब एक क्या कहते हैं, शेप है। ये कभी भी किसी भी जगह से बना सकता है अमीबा। तो हमारे जैसे वो शरीर में होता है ना, कहीं से भी ये हाथ निकाल सकता है, कहीं कहीं से भी ये पैर निकाला सकता है। और इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब जो असल में नहीं है। तो अमीबा में कूटपाद होता है जिसके सहारे अमीबा चल सकता है। तो अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया या कूटपाद। ये क्या किस चीज से बोलते हैं? ये एक तरह का शरीर के किसी भाग से उंगली नमा एक निकाल सकता है जिसके ऊपर वो चल सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा गया है कि आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? क्लोरोफिल वर्णक क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, जिसके लिए पेड़ पौधे हरे रंग के दिखते हैं। तो चलिए इस पर एक नजर डाल देते हैं। तो ये देखिए पत्ते जो हैं हरे हैं। हरे क्यों हैं? क्योंकि देखिए इसमें ये जो आप ग्रीन कलर के देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट या वर्ण रंजक होते हैं, जिसके सहारे कोई भी पौधे का पत्ता प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता है।
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, जो जिसके कारण कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से पानी लेता है, उससे अपना खाद्य पदार्थ खुद बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त हवा में छोड़ता है। तो आशा करता हूं कि यह सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। क्लोरोफिल का रंग हरा मतलब क्या होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अब एक अगले सवाल पे आते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन किस भाग में आता है? उत्तर जो है पत्ता है। अब देखेंगे इन सवाल को जो है आप सीखेंगे कैसे। इसका जो लिंक है हमने आपको दिया हुआ है, ये लिंक अभी फिर आपको दिखाते हैं। अब डीडी सर जैसे ही आप लिखेंगे डीडी सर, वैसे ही आपको ddSir.co.in जैसे ही लिखेंगे वैसे ही ये लिंक पे आपको चले जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा। यहां तक कि इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया गया है। यहां पर ये सवाल रखे हुए हैं, सवाल को पढ़ेंगे, यहां पे आपके ऑप्शन दिया है, सोचेंगे, आंसर को यहां से मिला लेंगे और इसके बारे में जो आगे चर्चा मैं कर रहा हूं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो चलिए, ट्रांसपीरेशन किस भाग में होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है जड़ से लेकर पत्ता तक होता है, मूल काम जो है पत्ता में होता है। तो इसका उत्तर सी है। अब जरा हम इसके चित्र को उसके अनुरूप देख लेते हैं। तो चित्र में देखिए ये ट्रांसपीरेशन का पद्धति चल रहा है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का निकलना। इस पौधे से इसके पत्ते के ऊपर धूप गिर रही है, सनलाइट गिर रहा है और पत्ते से वाष्प निकल रहा है। जिस वाष्प निकलने से एक पुलिंग प्रक्रिया होती है और इस पुलिंग प्रक्रिया से मट्टी से पानी निकल के जड़ पत्ते तक पहुंचता है और पत्ते को वाष्पोत्सर्जन करके ज्यादा गर्मी से पौधे के पत्ते को बचाता है। इसका नाम ट्रांसपीरेशन है। तो हमने इसको समझ लिया। चलिए अब अगले इस पे चलते हैं। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहां होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ते पे होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो देखो भाई 32 दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा अच्छी तरह हम देख लेते हैं। ये मनुष्य के दांत हैं। ऊपरे जबड़े में 16 दांत होते हैं, निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं। एक जबड़े के एक साइड में 8 दांत होते हैं, जिसमें देखिए मोलर जो है 1 2 3, मतलब एक साइड में 3, दोनों साइड में मोलर 6 होते हैं। प्री मोलर एक साइड में 2, दोनों साइड में 4 होते हैं। कैनाइन जो है कृंतक जिसको बोलते हैं 1 होते हैं एक साइड में, और जबड़े के दोनों साइड में 2 होते हैं। इंसिसर जो है वो मतलब एक साइड में 2 होते हैं, दोनों साइड में 4 होते हैं। तो फिर हमने देखा कि मोलर 6 होते हैं, प्री मोलर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, इंसिसर्स 4 होते हैं। ये एक जबड़े में होते हैं। इनकी जोड़ होती है 16 की होती है। दोनों जबड़ों को मिलाकर 32 दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के में दांतों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी 32 होती है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? अब जरा हम समझ लें। पादप में जाइलम जो है, जाइलम जो है वो जल का वहन उसके लिए उत्तरदायी है। तो जल का वहन,
याद रखेंगे पादप में दो दो तरह के टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम जो है जल का वहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। चलिए इस चीजों को थोड़ा चित्र के बहाने अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए ये जाइलम है, इस पौधे में ये उत्तक जो है आप देख रहे हैं, इसे जाइलम कहते हैं। ये पौधे के मट्टी से जो पानी मट्टी पौधे के जड़ जो खींचते हैं, वो मट्टी को पत्ते तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पौधे का जाइलम उत्तक करता है, जाइलम टिश्यू करता है। तो और फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से आपका पका हुआ भोजन पौधे के संपूर्ण शरीर में जाता है। तो प्रत्येक पौधे में दो तरह के उत्तक होते हैं। एक होता है जाइलम, जहां पे मट्टी से पानी और ये क्या कहते हैं पौधे के खाद्य पदार्थ जड़ से लेकर पत्ते तक पहुंचता है, वो जाइलम से। और फ्लोएम से पका हुआ मतलब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके शरीर सब पौधे के संपूर्ण शरीर में फैलता है। तो चलिए आशा करता हूं ये आपने समझ लिया होगा। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा होता है, उसी तरह पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है। आशा करता हूं इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। पौधे के गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। विसरण, विसरण को हिंदी में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। पौधों से गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? इसे विसरण कहते हैं। ये आपका आंसर भी है। अब चलिए इसे जरा हम सही अर्थों में थोड़ा जान लेते हैं। विसरण प्रक्रिया है क्या चीज? तो देखिए विसरण प्रक्रिया जो है वो जो है यहां पर हम देख रहे हैं डिफ्यूजन है, जहां पर समझ लीजिए कि डिफ्यूजन से क्या होता है, जैसे पौधे के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, और पौधे के पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो क्या होता है आउटर साइड जो का सेल का है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा है, तो वो पौधे के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो ये गैसों का आदान प्रदान, और जब ये पानी टूटता है उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके ग्लूकोज की निर्माण करता है, जो पौधे में फैलता है, चारों तरफ भोजन के लिए जाता है। और पानी का कण टूटने से जो ऑक्सीजन पैदा होता है वो डिफ्यूजन के सहारे पौधे से हवा में मुक्त होता है। तो गैसीय पदार्थ का आदान प्रदान पौधों में जो होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं, उस माध्यम से होता है, या हिंदी में उसे विसरण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? देखिए यूरिया हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? तो मूत्र से सबसे ज्यादा यूरिया बाहर निकलता है हमारे शरीर से, अर्थात गुर्दे से वो चलता है। और हमारे शरीर में सामान्य मात्रा जो है यूरिया की वो 20 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इसकी रेंज जो होती है 5 से 24 मिलीग्राम होता है। और चला हम इसे सही से समझते हैं, तो देखिए यहाँ 6 से 24 मिलीग्राम रेंज है प्रति लीटर मूत्र में, और ऐसे 20 मिलीग्राम यूरिया होता है मूत्र में। अब इसे सॉरी मूत्र का रक्त में, मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वो आपका 20 मिलीग्राम होती है। अब जरा इसको हम जरा इस चीज को हम देखें, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो है शरीर में ये खून है, खून से जो है यूरिया निकल के ब्लडर में होके मूत्र के
से ज्यादा भाग जो है मूत्र से निकल जाता है, किडनी से। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। ये आपके रक्त से यूरिया को छान के निकालने की प्रक्रिया होता है। लेकिन उसके बाद भी रक्त में कुछ यूरिया रह जाता है, जरूरत होता है वो 6 मिलीग्राम से आपका 24 मिलीग्राम तक होता है, और साधारण मात्रा बोलें तो वो आपकी 20 मिलीग्राम का रेंज माना जाता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहां पर हुआ मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो वो 20 मिलीग्राम होता है। छोटी आंत पर पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव, सिक्रेशन थ्रू ग्लैंड्स एट द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? देखिए, ये आंतरस और सक्कस एंट्रिकस ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं आंतरस और सक्कस एंटेरिकस ये दोनों जो रस हैं ये आपके छोटी आंत में पाई जाती है। चलिए चीज को जरा अच्छी तरह देखते हैं। इसका आंसर डी है। आंतरस और सक्कस एंटेरिकस ये दोनों जो है ग्रंथियों से, छोटी आंत के ग्रंथियों से स्राव होता है। हम जानते हैं कि भोजन का सबसे ज्यादा अंश अगर कहीं पर आपका पाचन प्रक्रिया संपूर्ण होता है तो वो छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। और छोटी आंत में संपूर्ण ये प्रक्रिया हो जाता है। तो इस तरह हमने ये जान लिया कि आपका जो है आ, ये जो आपका इंटेस्टिनल जूस है जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं, ये जो है हमारे छोटी आंत में जो ये विलाई है वहां पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स में जो लाइनिंग्स हैं उसमें से ये सिक्रेशंस होते हैं। ये जो है हल्का पेल येलो वाटरी सिक्रेशन होता है आपके इंटेस्टिनाइन जूस और सक्कस एंटेरिकस। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए मैं चीजों को बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं। जो चीज आप लोग हो सकता है जानते हैं, थोड़ी अच्छी तरह देख लेते हैं तो दिमाग में बार बार नहीं करने की जरूरत होती है, एक बार में बैठ जाता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त में आयरन से कमी होने वाला रक्त जो है एनीमिया है। तो इसे एक नजर देख लेते हैं कि एनीमिया दिखता कैसे है। तो चलिए, ये आपके सामने दो हाथ है। ये हाथ देखिए कि थोड़ा सा सफेद ज्यादा है। आप जानेंगे कि ये रक्ताल्पता का शिकार है। ये हाथ, ये नहीं, ये हाथ। तो ये एनीमिया जो है, एनीमिया शरीर में रक्त की अल्पता होता है। और रक्त अल्प जब कब होते हैं? जब रक्त में आयरन की कमी होती है। देखो हेमोग्लोबिन में हेमो जो वर्ड है वो होता है लोहा। मतलब जैसे स्टील लोहे की बनी होती है, हमारा शरीर का रक्त में भी हेमो करके एक प्रोटीन होता है जो लोहे के आयरन की से होता है, वो आयरन है। और जिसकी कमी हो जाए तो रोग के रूप में एनीमिया हो जाता है जिसका नाम है रक्ताल्पता। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, 11 नंबर पे। मनुष्य का मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मेन रेस्पिरेटरी अंग क्या है? किससे वो सांस लेता है? क्या मछली में फेफड़ा होता है? एक सवाल है। या किया होता है, या गिल्स होता है, या नाक होता है? आप जानेंगे सही जवाब है मछली में गिल्स होते हैं फेफड़े की जगह पे। मछली में फेफड़ा नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम मछली के इसको भी देख लेते हैं। ये मछली है। ये देखिए मछली का ये गिल्स है, कनखा जिसको बोलते हैं। ये पोर्शन यहां दिख रहा है आपको। अब देखिए यहां से जो है अशुद्ध रक्त आता है। ये गिल्स हमारे फेफड़े की तरह ही थोड़ी सी भाग है, लेकिन इसकी प्रक्रिया दूसरी तरह से होती है।
यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके खून में जो है ये आपके छोड़ता है, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो इसका गिल्स ले लेता है और जो ब्लड को दे देता है। फिर देखो ये लाल रंग मतलब ये शुद्ध खून है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। और ये इसका हार्ट है, ठीक है ना। और मछली का हार्ट जो है 2 कोष्ठक का बना होता है, जिस पर अभी हमने चर्चा किया है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप परसेंटेज ऑफ रिलीज्ड हीट के रूप में निष्कासित होता है। तो देखो भाई, श्वसन प्रक्रिया में जो है 40% जो है आपका हीट के रूप में रिलीज होता है। ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से एटीपी बॉन्ड से निकलने वाली ऊर्जा का केवल 38.3% होता है। तो ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा में चेंज होते हैं, तो वो 38.3 है, और रफली बोलिए तो वो 40% होता है। इसे हमने जान लिया, ठीक है ना। और इसके आगे चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, मनुष्य की डाइजेशन कहां संपूर्ण होता है। अभी हमने चर्चा किया था कि मनुष्य की डाइजेशन पाचन की प्रक्रिया जो है वो छोटी आंत में आके समाप्त हो जाती है। तो ये शुरू होती है ग्रास नली से, ओएसोफिगस से, और समाप्त होती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पाचन प्रक्रिया मनुष्य में कहां समाप्त होती है, छोटी आंत में। इसे हम चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पे मनुष्य जब भोजन लेता है, मुंह में लेता है, सेलिवरी ग्लैंड्स जो है मतलब लार ग्रंथियों से लार निकलता है, मुंह से भोजन जो है ना फेरिंग्स के सहारे होते हुए ईसोफिगस मतलब खाद्य नालिका से होके स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक से थोड़ा सा नीचे जो पेनक्रियास लगा होता है, उसके नीचे यहां तक स्टोमक में भोजन कुछ पचता है। फिर डिओडेनम में जाके भोजन पचता है। पेनक्रियास से उसमें तरह तरह के अम्ल आके मिलते हैं, ये जो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस आके मिलते हैं। फिर भोजन का जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, यहां संपूर्ण रूप से भोजन की पाचन प्रक्रिया खत्म होती है, और बड़ी आंत में जो है भोजन में बचे हुए जल के जो पोर्शन होते हैं वो अवशोषण होते हैं। तो भोजन की संपूर्ण पाचन प्रक्रिया खत्म कहां पे होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक बार में पढ़ो, सारी चीज चित्र के साथ चूंकि देख रहे हो, आपको याद रहे, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए मैं कर रहा हूं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते क्या है, तो उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास जो है, इसकी शायद मैंने कोई डिजाइन डायग्राम्स नहीं दिया, हाँ दिया हुआ है। अब इसको जरा हम देख लेते हैं। सांस हम अंदर कब लेते हैं, ध्यान देंगे जब हमारी छाती की पसली फैलती है, ठीक है ना, तो हमारी सांस, तो फेफड़े में जगह मिलता है, सांस अंदर जाता है। ये देखिए जब हमारी छाती की जो ये पचकती है, ठीक है ना, तो फिर देखिए यहां पे छाती था, अब यहां छाती पहुंच गई है, तो ये फेफड़ा सिकुड़ती है, तो अंदर से हवा बाहर निकलती है। इस सांस लेने की प्रक्रिया को एक बार हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है बाहर की तरह आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम अंदर की तरह जाती है, और इस प्रक्रिया को ही
श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? देखो, डायलिसिस थैली का काम क्या है? डायलिसिस थैली का काम है, जब मनुष्य के डायलिसिस से कब लगता है? जब मनुष्य की किडनी काम नहीं करता है, खून में जो क्या कहते हैं, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, वो जब खून से, जो यूरिया के रूप में आप जानते हैं, जो शरीर से अलग नहीं होते हैं खून से, वो जो है, जब जिसकी लोगों की किडनी में खराबी आ जाती है, उनका जो है ये खून जो है बाहर डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम विधि से साफ किया जाता है। तो मनुष्य के अंदर में स्वाभाविक डायलिसिस की व्यवस्था कहाँ होती है? उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो चलिए इस नेफ्रॉन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपने डायग्राम में। ये कैसी दिखती है, ये कहां होती है, ये क्या है? तो देखो, डायलिसिस का प्रोसेस का मतलब ही क्या है, देखेंगे कि ये समझ लीजिए कि खून है, हम बात की बात करते हैं, कंसंट्रेटेड है। डायलिसिस क्या है? एक तरह का सीधा सीधा जानिए, इसमें डायलिसिस मेंबर है। अभी जो थोड़ा हमने डिफ्यूजन के बारे में बताया था, वही चीज है। इसमें से जो छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो मूत्र के, यूरिया के कण हैं। जो बड़े कण हैं वो खून के कण हैं, वो रह जाते हैं। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो हमारा ये काम जो है किडनी में होता है। किडनी में ये फिल्ट्रेशन कहां होता है? नेफ्रॉन में होता है। तो को बाहर में कृत्रिम जो खून को साफ करता है, वो फिल्टर का नाम नेफ्रॉन है। हमारे शरीर के अंदर में गुर्दा या किडनी होता है, जिसके अंदर ये फिल्टर करने की प्रक्रिया है, और उस मशीन का नाम नेफ्रॉन है। हमारे विश्व में हजारों हजार नेफ्रॉन होते हैं गुर्दे के अंदर, जिससे हमारी खून की सफाई होती है। वहां से जो है मूत्र के रूप में यूरिया खून से बाहर अलग होता है, जिसके बारे में एक बार चर्चा हमने और भी किया हुआ है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, उसे क्या कहते हैं? आज इतने ही सवाल करेंगे। तो देखिए, मनुष्य के जो किडनी है वो किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन। अभी हमने चर्चा किया कि उत्सर्जन क्या होता है। शरीर में जो अनुपयोगी वस्तु है, खून के अंदर जो है उसे बाहर निकालना, सांस के अंदर जो है उसे बाहर निकालना, ये सारा का सारा प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर निकालना, चाहे वो सांस के रूप में हो, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे वो मूत्र के रूप में हो, चाहे वो मल के रूप में हो। शरीर से जो चीजें बाहर निकलती है उसे उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं, और उस प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में ये जो किडनी, ये क्या है? गुर्दा बोलते हैं। ये सीम की बीज की तरह जो है, ये आपके, इसमें क्या होता है, आपका अशुद्ध खून जाता है, जिसमें यूरिया जो है, ये यूरिया इससे बाहर निकलता है, जो मूत्र के रूप में मूत्राशय में जमा होता है, वहां से शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह समझा है। तो और आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि इसके अगर आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर और भी आगे सवाल मिलेंगे आपको। टोटल 62 सवाल होते हैं, जिसके ऊपर इस तरह से सारा डिस्कशन, सारा सब कुछ दिया हुआ है। और इसके लिए आपको जाना होगा ddSir.co.in में, और जिसका लिंक जो है हमने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अवश्य ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।